नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। भारत से लगभग 33,000 किलोमीटर दूर अरब सागर को पार करके एक देश है जिसका नाम है यमन। यमन देश की कानून व्यवस्था इतनी कड़ी है कि इसे समझने के लिए हम लोगों को निमिषा केस को समझना पड़ेगा। निमिषा हमारे भारत देश की महिला हैं। ये यमन में सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी कर रही होती हैं। निमिषा को यमन सरकार द्वारा, यमन की कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है, यानी मौत की सजा दे दी गई है। जब यह खबर हमारे देश भारत की सरकार को पता चलता है तो भारत सरकार भी इस केस को लेकर काफी सीरियस है। भारत सरकार भी चाहती है कि किसी भी कीमत पर निमिषा को फांसी की सजा न हो, निमिषा को फांसी की सजा यानी मौत की सजा से बचाया जा सके। यहां तक कि यमन के राष्ट्रपति भी निमिषा की फाइल पर साइन कर चुके हैं और निमिषा को फांसी की सजा की तरफ आगे बढ़ा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर निमिषा भारत से यमन कैसे पहुंच गई, यमन में निमिषा द्वारा क्या ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से निमिषा को यमन सरकार द्वारा फांसी की सजा दे दी गई। क्या हमारे देश की सरकार निमिषा को मौत की सजा से बचा पाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। हमारे देश की गरिमा से जुड़ी हुई इस केस को आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये जो निमिषा नाम की लड़की है, ये केरल राज्य के पलक्कड़ जिला से आती हैं। ये वहीं की रहने वाली हैं और ये लड़की नर्सिंग की तैयारी करती है और फिर इसके बाद सिलेक्शन हो जाता है और नर्स की पढ़ाई करने के बाद ये कंप्लीट नर्स बन जाती हैं। अब इनके घर वाले काफी खुश थे और इनकी शादी टोनी थॉमस नाम के एक व्यक्ति से कर देते हैं। हालांकि इन नामों को आपको खूब बढ़िया से याद करना पड़ेगा। इस तरीके के कई नाम आपके सामने आएंगे और सबको खूब बढ़िया से डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब निमिषा की शादी टोनी थॉमस से हो जाती है तो अब निमिषा को नौकरी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी के लिए ही नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। तभी निमिषा के कुछ दोस्त यमन रहते थे और वहां यमन में सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की वैकेंसी निकली हुई थी और निमिषा के दोस्त ये खबर निमिषा तक पहुंचा देते हैं। अब निमिषा यमन के सरकारी हॉस्पिटल में नर्स बनने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देती है। जब वहां के फॉर्म को अप्लाई करती है तो पूरा निमिषा के डॉक्यूमेंट उस सरकारी हॉस्पिटल के पास जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल इनको सेलेक्ट कर लेता है, यानी निमिषा को। अब निमिषा ये बात अपने पति को बताती है तो उनके पति भी काफी खुश होते हैं और निमिषा कहती है कि आप सभी लोगों को हमारे साथ चलना होगा। यानी निमिषा के पास उनके पति हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो निमिषा अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ यमन जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। अब निमिषा साल 2011 में अपने पति और दोनों बच्चों के साथ भारत से यमन चली जाती हैं, क्योंकि भारत की तुलना में यमन में निमिषा को काफी ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों और अपने पति के ध्यान रखने में कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि उनके पति भारत से यमन यही सोच कर गए थे कि वहां चलेंगे, हम भी कुछ व्यवसाय, कुछ धंधा करेंगे, जिसकी वजह से हमें भी कुछ पैसा आएगा और निमिषा को कुछ पैसा आएगा और काफी बढ़िया कमाई करेंगे हम लोग यमन में जाकर। अब ये जो इनके पति थे, निमिषा के पति टोनी थॉमस, वो अलग अलग तरीके से कई व्यवसाय शुरू करते हैं और कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी थॉमस को किसी भी व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे लगभग 3 साल बीत जाते हैं। अब साल आ जाता है 2014। 2014 में टोनी थॉमस जब अपने सभी व्यवसाय से असफल हो जाते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम यमन से वापस केरल चलें और वहां पर बढ़िया तरीके से कोई व्यवसाय करेंगे और ठीक ठाक कमाई करेंगे। तो वो अपनी वाइफ निमिषा से कहते हैं कि निमिषा, अब हम इन दोनों बच्चों को लेकर यहां से केरल चले जाते हैं, वहां पर बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएंगे भी और तुम्हारा भी जब यहां पर कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो तुम भी भारत वापस आ जाना। अब निमिषा अपने पति टोनी की बातों को सुनकर उनकी बातों से सहमत हो जाती है। अब टोनी यमन को छोड़कर सीधे वापस अपने देश भारत चले आते हैं। अब ये जो निमिषा थी, जिस हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी, उसी हॉस्पिटल में यमन का ही एक नागरिक जिसका नाम था हन्नान, वो भी निमिषा के साथ भी काम करता था।
इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। हालांकि यह बस दोस्ती तक ही सीमित था मामला। अब एक दिन हन्नान ने निमिषा से कहा कि निमिषा, हम लोग यदि मिलकर यहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू कर देते तो हम लोग काफी अच्छी कमाई कर लेते और हम दोनों की जिंदगी संवर जाती। जब इतनी बात सुनती है निमिषा, तो निमिषा को भी ये बात काफी अच्छी लगी और वो भी सहमत हो गई हन्नान की बातों से। अब हन्नान और निमिषा दोनों मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल की नींव रखना शुरू कर दिया। अब यहां पर मामला आता है कि यदि इस हॉस्पिटल से कमाई होगी तो हम लोग कैसे इसे डिवाइड करेंगे, या इस हॉस्पिटल में हम लोगों की हिस्सेदारी कैसे होगी। तो निमिषा कहती है कि हम भी इसमें 50% की हिस्सेदारी रखेंगे। तो निमिषा की बातों को सुनकर हन्नान कहता है कि यमन का यह रूल है कि यहां पर किसी व्यवसाय का मालिक केवल यमन का नागरिक ही हो सकता है, या किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी यहां के नागरिक की ही हो सकती है। या तो यमन का नागरिक होना चाहिए या यमन के किसी नागरिक से उसकी शादी होनी चाहिए। अब जब इतनी बात निमिषा सुनती है तो हन्नान से कहती है कि आप ही कुछ उपाय करिए। तो हन्नान निमिषा से कहता है कि यदि आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो या कोई अच्छा जानने वाला हो यमन में और वो यमन का नागरिक हो, तो आप उससे कागजी रूप से शादी कर लीजिए, तब जाकर हम लोग इस कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि हम यहां पे आपसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए उसने कहा कि क्योंकि वो बीवी बच्चे वाला था और भी कुछ मामला रहा होगा। तब निमिषा सोचने लगती है कि यहां पर हमारा कौन इतना क्लोज हो सकता है जो हमसे केवल कागजी रूप से शादी करने के लिए तैयार हो। अब ये पूरी बात निमिषा अपने पति टोनी, जो कि भारत में है, उससे बताती है। तो टोनी हॉस्पिटल की बात को सुनकर खुश होता है और कहता है कि ठीक है, ये बात बढ़िया है। लेकिन जब शादी वाली बात आती है तो इसके लिए भी वो सहमत हो जाता है और वो खुद कहता है कि हमारे एक दोस्त है जिसका नाम मेहदी है, वो भी यमन में ही है और यमन का नागरिक हो चुका है। तुम चाहो तो उससे मिलकर और उससे बात करो। अब निमिषा मेहदी को ढूंढती है और मेहदी से मिलती है और पूरी बात को, पूरे मामले को मेहदी के सामने रखती है। अब मेहदी भी तैयार हो जाता है। अब निमिषा और मेहदी दोनों यमन के कोर्ट में एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद अब वो जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल तैयार हो रहा था, उसमें 50% की हिस्सेदारी निमिषा की हो जाती है और 50% हन्नान के पास हिस्सेदारी होती है। अब हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है। दोनों, निमिषा और हन्नान दोनों, उस हॉस्पिटल में अपने अपने पैसे लगाते हैं। और जब हॉस्पिटल चलने लगता है, बढ़िया से चलने लगता है, तो हॉस्पिटल की कमाई को देखकर मेहदी के मन में भी लालच आ जाती है और मेहदी भी कहता है कि हमें भी इस हॉस्पिटल में कुछ हिस्सेदारी चाहिए। अब हालांकि मजबूरी थी निमिषा और हन्नान दोनों के पास, तो ये दोनों करते क्या हैं, कहते हैं कि ठीक है, चलिए 40% हम दोनों रखेंगे, 40-40, और 20% जो बच रहा है वो दिया जाएगा किसको, मेहदी को। और फिर ये हॉस्पिटल चलने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अपने अपने हिस्से की कमाई सब लोग रख रहे थे और काफी मेहनत से वहां पे वर्क कर रहे थे। अब यह जो हॉस्पिटल था वो और अच्छे तरीके से चलने लगा और ज्यादा कमाई होने लगी। इस चीज को देखकर मेहदी की लालच बढ़ने लगी और वो निमिषा और हन्नान दोनों से कहा कि अब इस हॉस्पिटल की कमाई में 3 बराबर हिस्से लगने चाहिए, मेरी भी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। फिर भी निमिषा और हन्नान दोनों मेहदी की बातों को मान लेते हैं और बराबर की हिस्सेदारी लगने लगती है तीनों की। समय बीतता जा रहा था। ये जो मेहदी था लगातार निमिषा पर अलग अलग तरीके से दबाव बना रहा था। अब वो जगह जगह इस बात को भी फैलाने लगा कि निमिषा मेरी पत्नी है, इसने अपने पति को जो भारत में है उसे तलाक दे दिया है, यही मेरी पत्नी है। इस तरीके से लोगों के बीच भ्रम को फैलाने लगा। ये जो मेहदी था वो निमिषा के पासपोर्ट को भी अपने पास ही रखा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब होता क्या है कि साल 2016 में सिविल वार शुरू हो गया। अब यमन देश से अलग अलग देशों के जो नागरिक थे वो अपने अपने देश जाने लगे। निमिषा भी सोच रही थी कि वो यमन से भारत वापस लौट जाए, लेकिन पासपोर्ट तो मेहदी के पास था और मेहदी किसी भी कीमत पर निमिषा को पासपोर्ट नहीं देना चाहता था। अब हुआ क्या कि और यहां यह भी स्थिति थी कि भारत का कोई भी यमन जा नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी देश का नागरिक यमन में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब इस बात से निमिषा काफी परेशान थी
अब जब ये बात निमिषा अपने पति भारत में जो पति टोनी थे उनको बताई, तो टोनी ने निमिषा को सलाह दिया कि तुम जाओ, यमन की जो पुलिस है वो काफी पावरफुल है और काफी कड़ी है, तुम जाके अपनी पूरी बात वहां पर साफ साफ रखो और जरूर कुछ हल निकलेगा, तुम्हारी समस्या का, हम लोगों की समस्या का हल जरूर यहाँ पर मिलेगा। अब निमिषा अपने बगल के पुलिस स्टेशन के पास पहुंचती है और अपनी पूरी बात सही सही रख देती है। अब वहां की पुलिस जब निमिषा की पूरी बात सुनती है, विदेशी नागरिक होते हुए भी इनकी पूरी बात सुनी जाती है और सुनने के बाद फिर वो मेहदी को गिरफ्तार करती है और 6 महीने के लिए जेल भेज देती है। मेहदी 6 महीने के लिए जेल चला जाता है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हॉस्पिटल भी वैसे ही चल रहा होता है। और जब 6 महीना बीत गया तो मेहदी जो है जेल से बाहर आ जाता है। अब साल 2017 शुरू होता है। मेहदी जेल से बाहर आ गया, हालांकि उसकी तबीयत खराब थी और अभी भी निमिषा अपने देश भारत वापस आना चाह रही थी, क्योंकि निमिषा को भारत छोड़े कई साल हो गए थे और भारत उसे वापस आने के लिए उसे पासपोर्ट की जरूरत थी। अब फिर यहाँ पे जो हन्नान है वो निमिषा को एक सलाह देता है, एक प्लान बनाता है निमिषा के पासपोर्ट के लिए। वो कहता है कि हम दोनों चलेंगे, उससे मेहदी से मिला जाएगा, मेहदी की इस समय तबीयत भी खराब है, और वहीं पर उसे एनेस्थीसिया का बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देंगे हम लोग, और देने के बाद वहां पर उसके कमरे में हम लोग तुम्हारे पासपोर्ट को ढूंढेंगे और ढूंढकर जरूर वापस आ जाएंगे। इस प्लान को सुनकर निमिषा भी सहमत हो जाती है। अब दोनों हन्नान और निमिषा मेहदी के पास पहुंचते हैं और वहां पर मेहदी को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के बाद जब मेहदी बेहोश हो जाता है तो दोनों हन्नान और निमिषा मेहदी के कमरे में ढूंढते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें सफलता मिल जाती है, उन्हें निमिषा का पासपोर्ट मिल जाता है। अब ये दोनों वहां से पासपोर्ट लेकर निकल लेते हैं। ये दोनों तो वापस आ जाते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद जब मेहदी के घर से कोई बाहर नहीं निकलता है तो अगल बगल वाले पुलिस को सूचना देते हैं। और जब पुलिस वहां पे आती है तो वो देखती है कि मेहदी की तो मौत हो चुकी है, मेहदी मर चुका है। इस बात को देखकर यमन की पुलिस के पैरों से जमीन फिसल जाती है। अब पुलिस इस तहकीकात में लग जाती है कि आखिर मेहदी के मौत का कारण है क्या। तो मेहदी के मौत का कारण जब मेहदी का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मेहदी को एनेस्थीसिया का डोज दिया गया है और वो डोज की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ही मेहदी मर गया है। अब फिर जब पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो पता चलता है कि यहाँ पर 2 लोग आए हुए हैं और वो दोनों लोग थे कौन, निमिषा और हन्नान। अब पुलिस तुरंत निमिषा और हन्नान को गिरफ्तार करती है। जब गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ की जाती है तो निमिषा पुलिस को पूरी बात बताती है कि यदि मैं गुनहगार होती तो मेरे पास पासपोर्ट था, हम चाहती तो उसी दिन ही यमन से भारत वापस लौट जाती, लेकिन जब हमने देखा कि मेरे पार्टनर की मौत हो चुकी है यानी मेहदी की, तो हम यहाँ पर रुकी रही, क्योंकि मैं तो गुनहगार हूं ही नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हत्या हुई थी इसलिए यमन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। हालांकि जो हन्नान था वो यहां पर निमिषा की मदद तो की थी लेकिन इंजेक्शन नहीं दिया था। अब यहां पर इंजेक्शन देने वाली कौन थी, निमिषा थी। अब यहां पर ट्रायल चलता है कोर्ट का। 2017 में ये गिरफ्तारी हुई थी और 2020 में लोअर कोर्ट का, यमन लोअर कोर्ट का फैसला आता है और उस फैसले में जो हन्नान था उसको उम्र कैद की सजा होती है, जबकि निमिषा को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हन्नान जो है यमन का नागरिक था और नागरिक होने की वजह से भी, और हम कह सकते हैं कि हन्नान ने जो इंजेक्शन दिया नहीं था, केवल प्लान बनाया था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन इंजेक्शन जो दिया था वो निमिषा ने दिया था, जिसकी वजह से निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। और जब निमिषा के फांसी की सजा की बात हमारे देश भारत में पहुंचती है साल 2020 में, तो पूरे केरल में एक मूवमेंट चलाया जाता है और विदेश मंत्रालय यानी भारत के विदेश मंत्रालय के पास ये बात रखी जाती है। तो भारत का विदेश मंत्रालय भी इस मामले को काफी सीरियस ले रहा था और तभी केरल से इसके परिवार वाले यानी निमिषा के परिवार वाले भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को दाखिल कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार से पूछता है कि आप इस मामले में कर क्या रहे हैं। तो भारत सरकार भी जवाब देती है कि हम लोग भी इस मामले को काफी सीरियस ले रहे हैं।
अब यहां तक बात पहुंचती है, अब धीरे धीरे ट्रायल चलते हुए ये मामला चला गया यमन के सुप्रीम कोर्ट में। अब साल 2023 आ गया और साल 2023 में जो यमन की सुप्रीम कोर्ट थी वो वहां के लोअर कोर्ट की जो बात थी, यानी निमिषा के फांसी की सजा वाली जो बात थी, निमिषा की फांसी की सजा को बरकरार रखती है वहां की सुप्रीम कोर्ट और यह कह देती है कि निमिषा को फांसी दी जाएगी। जब साल 2023 में यह बात फिर केरल पहुंचती है, हमारे देश भारत पहुंचती है, तो यह मूवमेंट और तगड़ा हो जाता है। यह बात पूरे अखबार की सुर्खियों में आ जाती है। साल 2024 के दिसंबर में फिर एक बात सामने आती है कि यमन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने निमिषा की जो दया याचिका है उसको खारिज कर दिया है और निमिषा की फांसी की सजा को बरकरार रखी है, यानी निमिषा को फांसी की सजा किसी भी कीमत पर दी जाएगी। और जब यह राष्ट्रपति की हस्ताक्षर वाली बात हमारे देश भारत पहुंचती है तो भारत सरकार से लेकर केरल के रहने वाले लोग बौखला जाते हैं। अब भारत सरकार ईरान पर दबाव बनाती है क्योंकि भारत और ईरान के बीच अच्छी दोस्ती है और ईरान का दबाव रहता है यमन पर। अब ईरान जब यमन पर दबाव बनाता है तो यमन का जो दूतावास है हमारे देश भारत में, वहां से ये खबर प्रकाशित की जाती है कि अभी तो यमन के जो राष्ट्रपति हैं वो निमिषा के फाइल पर हस्ताक्षर किए ही नहीं है। ये गलत तरीके से अफवाह फैलाया गया है कि नहीं, निमिषा की फाइल पर हमारे यमन देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, यानी जब तो यमन से निमिषा की फांसी एकदम सुनिश्चित है। इस पूरे मामले को ही यमन का जो दूतावास है जो भारत में, उसने गलत ठहरा दिया। दबाव रहता है हमारे देश भारत का यमन देश पर। अब यहां तक बात आ जाती है, चलिए ठीक है, लेकिन आखिर निमिषा को यमन में फांसी की सजा से कैसे बचाया जा सकता है? तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है और वो है ब्लड मनी। आखिर ये ब्लड मनी क्या है? तो ब्लड मनी का जो रूल है वो जितने इस्लामिक देश हैं वहां पर ये रूल चलता है। आखिर इस रूल में है क्या? ब्लड मनी मतलब खून के एवज में धन, यानी हत्या के एवज में पैसा। इसका मतलब क्या है कि यदि जो फैमिली जो जिसकी हत्या हुई है उसकी जो फैमिली है, यदि वो कुछ पैसा लेकर मान जाए, किससे पैसा लेगी? जिसने हत्या किया है उससे इस हत्या के जुर्म के रूप में कुछ पैसा लेकर मान जाए तो वो पैसा ही ब्लड मनी है। और ये जो रूल है ब्लड मनी का रूल, ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है इस्लामिक कंट्री में। इस ब्लड मनी के कानून को कुरान में भी लिखा गया है। कुरान में ये कहा गया है कि जो पैगंबर मोहम्मद जी थे उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि हत्या के एवज में 100 ऊंट, यानी जो व्यक्ति हत्या किया है वो 100 ऊंट जिसकी हत्या हुई है उसकी फैमिली को देकर इस हत्या के लिए माफी मांग सकता है, यानी इस हत्या के कर्ज को उतार सकता है। अब उस समय तो ऊंट देकर होता था, लेकिन इस समय जो ब्लड मनी के रूप में चाहे तो पैसे, सोना, जमीन दी जा सकती है। 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जितना रुपया हो वो दिया जा सकता है। तो यहां पर भी निमिषा के केस में भी ये हो सकता है कि निमिषा की जो फैमिली वाले हैं वो जो हत्या हुई है मेहंदी की, उसकी पत्नी को, उसकी मां को, जो गार्जियन है उसके परिवार वालों को पैसा दे सकते हैं। 2 करोड़, 4 करोड़, जितनी उनकी मांग हो, जितने में वे लोग मांग सकते हैं उतना पैसा लेकर निमिषा को माफ कर सकते हैं, उसको फांसी की सजा से मुक्त करा सकते हैं। यदि निमिषा के फैमिली वाले दे सकते हैं तो हो सकता है, नहीं तो यहां पर भारत सरकार भी मदद करेगी, निमिषा की जरूर मदद करेगी। और हो सकता है कि फ्यूचर में निमिषा को फांसी की सजा से, मौत की सजा से बचाया जा सकता है। अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी काफी दर्दनाक वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।